हाँ, तो इसमें अब आपको लिखना है रीतिवाचक द नंबर लिखकर ब्रैकेट में लिखिए। जैसे अ ब स हुआ, अब द लिखिए। द लिखकर लिखिए रीतिवाचक। र दीर्घिकार, त ह्रस्वीकार, व आकार, च क। ये क्रिया विशेषण यानी अव्यय के जो 4 भेद हैं उसमें ये क्रिया विशेषण के 4 ये भेद आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें अ हो गया स्थानवाचक, ब हो गया कालवाचक, स हो गया परिमाणवाचक और ये द अब हो रहा है रीतिवाचक। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि रीति का क्या अर्थ होता है? रीति बता सकता है? रीति का क्या अर्थ होता है? रीति का शाब्दिक अर्थ यानी इस शब्द का, हाँ वेरी गुड, रीति का अर्थ होता है तरीका, यानी काम करने की रीति या बोलने की रीति या चलने की रीति, तरीका। तो ये आपका द नंबर है रीतिवाचक। अब इसके बारे में लिखिए, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का ढंग, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का ढंग, और ब्रैकेट में लिख लीजिए रीति, यानी ढंग या तरीका होता है, तो ढंग को कहते हैं रीति। र दीर्घिकार, त ह्रस्वीकार। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने का ढंग यानी रीति का पता चलता है, कौमा, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, कॉमा, जैसे लिखकर डैश दें। शीघ्रता से यहाँ आओ, शीघ्रता, तालव्य श दीर्घिकार, घ र संयुक्त, यानी घ के नीचे जो तिरछी लकीर होती है उसको भी र कहते हैं, वो भी र का एक रूप है। त आकार, शीघ्रता से यहाँ आओ। अब आप लोग बताइए कि यहाँ इसमें रीति कौन सा शब्द है? शीघ्रता, वेरी गुड। शीघ्रता यानी जल्दी आने के लिए, शीघ्र आने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब अव्यय के 4 भेद, पहला हो गया आपका क्रिया विशेषण, उसके अंतर्गत ये हो गए। अब आप नहीं, अभिषेक पत्र नहीं आएगा बेटा। अभिषेक ने मुझसे क्वेश्चन किया है पत्र, अभी एग्जाम में मैंने पत्र नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन ही है, पत्र नहीं दिया है। जब मार्क्स ज़्यादा होगा, 40 नंबर से ज़्यादा का जब क्वेश्चन पेपर सेट होगा उस समय मैं पत्र, अनुच्छेद, बाकी सभी चीज़ दूंगी। अभी पत्र नहीं दिया है मैंने। क्या आप लोग चाहते हैं मैं पत्र कर दूं? अभी क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया है। सभी बच्चे बोलो तो एक प्रश्न और एक क्वेश्चन पत्र दे रही हूं, ठीक रहेगा? पत्र में मार्क्स ज़्यादा आपका, चूंकि पूरा फॉर्मेट लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिल सकता है। प्रश्न में तो हो सकता है नहीं बेटा, 5 नंबर का अंतिम जो मैंने आप लोगों को प्रश्न बताया था, तो इसका मतलब प्रश्न आप लोग नहीं समझे हैं। मैंने क्वेश्चन का पैटर्न बताया था कि कैसे क्वेश्चन सेट हो रहा है। पहला जो सेक्शन ए है उसमें एमसीक्यू 10 मार्क्स का है, 1 मार्क्स ईच, 1 into 10 मार्क्स का एमसीक्यू है। और दूसरा सेक्शन जो बी है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव है। शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया 2 into 10, यानी 1 और 2 वाक्यों में आंसर देना है, यानी उसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का। ये आपका 20 नंबर का हो गया, तो 20 10 30 हो गया। सेक्शन सी जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसमें 70 से 80 वर्ड्स लिखने हैं, वो सिर्फ 2 क्वेश्चन रहेंगे 5-5 नंबर के। तो एक मैं प्रश्न दे रही हूँ, पत्र दे रही हूँ, जैसा बोलिए आप लोग। अभी मैंने पत्र सेट नहीं किया है। बोलो सभी बच्चे, पत्र दे दूं एक? चलो ठीक है, गुड। तो एक कोई भी तुम लोग का तो कोई भी एक सामाजिक पत्र लिखना है। सामाजिक पत्र यानी दोस्त को लिखना है, माता पिता को लिखना है, लिख सकते हो, दोस्त को, यही तो सामाजिक पत्र होते हैं। आ रही बात समझ में?
औपचारिक पत्र, जिसको सामाजिक पत्र भी कहते हैं, तो बहुत आसान है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो एक प्रश्न रहेगा चैप्टर से और एक आपका पत्र रहेगा, तो इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये मैंने फॉर्मेट आप लोगों को बता दिया है ना, नहीं बताया था? ठीक है, मैं फॉर्मेट भी बता दूंगी। ऐसा करूंगी कि मैं फॉर्मेट को बकायदा लिख कर आपके उस पर डाल दूंगी, क्या कहते हैं, स्नैपवर्क पे या आपके ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में मैं फॉर्मेट लिख कर डाल दूंगी और आप लोगों को फिर समझा भी दूंगी। आज ये हो जाता है, उसकी चिंता आप ना करें। चलिए, फॉर्मेट मैं बता दूंगी। नेक्स्ट अब लिखिए, क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेदों में पहला क्रिया विशेषण हो गया। अब दूसरा नंबर लिखिए, संबंध बोधक। नंबर 2, संबंध बोधक। संबंध बोधक से बच्चों क्या समझ में आ रहा है? वैसे शब्द जो संबंध के बारे में बताए, यही समझ में आता है ना। संबंध बोधक का मतलब क्या होता है? संबंध स्थापित करने वाला शब्द, यानी एक दूसरे का किसी दूसरे के साथ संबंध बताने वाला शब्द। तो इसके अंतर्गत लिखिए संबंध बोधक डैश देकर, वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं, कॉमा, वे संबंध बोधक कहलाते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं, कॉमा, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। वे संबंध बोधक को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। जैसे मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, ये उदाहरण है। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। इसमें कोई बच्चा मुझे आंसर करे जल्दी से। मैं शब्द क्या है? मैं शब्द, वेरी गुड। और इसका बाकी शब्द से अर्थ बता रहा, संबंध बता रहा है। दौड़ रहा था, कौन सा क्या है? दौड़ रहा था, क्रिया, वेरी गुड। और पीछे पीछे, पीछे पीछे रीति, संबंध बोधक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी संबंध बोधक के संबंध बता रहा है। मैं और दौड़ रहा का संबंध किसके साथ बता रहा है? पीछे पीछे के साथ। वे अव्यय शब्द, अभी परिभाषा में मैंने क्या लिखवाया? वे अव्यय शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये मैं जो है ये सर्वनाम हो गया, दौड़ रहा था ये क्रिया हो गया, और इसका संबंध स्थापित कर रहा है कौन सा शब्द? पीछे पीछे। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया संबंध वाचक अव्यय। ठीक है, तीसरा लिखिए समुच्चय बोधक। ये सब अव्यय के बारे में चल रहा है। ठीक है, समुच्चय बोधक, दंत स म ह्रस्वकार च च संयुक्त। च च संयुक्त का मतलब आधा च फिर पूरा च, इसके बाद य बौकार बोधक, समुच्चय बोधक। इसकी वर्तनी सही लिखेंगे आप, समुच्चय बोधक। चलिए लिखिए इसकी परिभाषा। वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो, वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, कॉमा, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे।
समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी दो शब्द को जोड़ने वाला भी समुच्चय बोधक कहलाएगा या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला भी समुच्चय बोधक कहलाएगा। वे शब्द अव्यय शब्द जो दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। पूर्ण विराम। उसके बाद नीचे पंक्ति में लिखेंगे समुच्चय बोधक के दो मुख्य भेद हैं। समुच्चय बोधक के दो मुख्य भेद हैं। अब इसके भी दो भेद हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। लिखिए अ लिखकर ब्रैकेट में लिखिए अ। तो अ यानी पहला हो गया समानाधिकरण। स दंत स, म आकार, न आकार, ध ह्रस्वीकार, क र मूर्धन्य न। समानाधिकरण। सबको आया समझ में? समानाधिकरण। टैस दें। वे अव्यय जो स्वतंत्र पदों समानाधिकरण वे अव्यय जो स्वतंत्र पदों कॉमा वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। नाम से ही पता चल रहा है समानाधिकरण यानी जो समान हो। वाक्यों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, कॉमा समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, कॉमा समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समानाधिकरण सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। वे अव्यय जो स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, कॉमा समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। पूर्ण विराम। जैसे मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, मैं पढ़ूं या न पढ़ूं। इसमें कौन सा शब्द है दोनों पदों को जोड़ने वाला? बता दीजिए जल्दी से। या वेरी गुड। ये दोनों स्वतंत्र शब्द हैं। मैं पढ़ूं, समझ में आया? मैं पढ़ूं। फिर दूसरा वाक्यांश है न पढ़ूं और दोनों को जोड़ने वाला है या। ठीक है, ये अ का हो गया समानाधिकरण। अब लिखिए ब लिखकर ब्रैकेट में ब लिखिए। व्याधिकरण आधा व, य आकार, ध ह्रस्वीकार, क र मूर्धन्य न। व्याधिकरण। इसके बारे में लिखिए। जिन अव्यय शब्दों द्वारा एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक जिन अव्यय शब्दों द्वारा एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। आश्रित का मतलब बच्चों क्या समझते हो? जो वाक्य या जो शब्द यहाँ पर आश्रित वाक्य हैं, यानी जो मुख्य वाक्य पर निर्भर करते हैं, आश्रित रहते हैं, ऐसे वाक्यों को आश्रित वाक्य कहा जाता है। तो जिन अव्यय शब्दों द्वारा एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य, एक या एक से अधिक आश्रित आ, स्र ह्रस्वीकार त,
श्र, श्र समझते हो ना कैसे लिखना है? श्र में जैसे श्रम लिखते हैं या श्रमिक लिखते हैं, वैसे ही श्र। श्र आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, कॉमा, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, कॉमा, जैसे। जैसे इसका उदाहरण, जैसे जो परिश्रम करेगा, कॉमा, जो परिश्रम करेगा, कॉमा, वह सफलता अवश्य पाएगा। जो परिश्रम करेगा वह सफलता अवश्य पाएगा। जो परिश्रम करेगा वह सफलता अवश्य पाएगा। जो परिश्रम करेगा के बाद कॉमा, वह सफलता अवश्य पाएगा। लिखे। अब मुझे ये बताइए, इसमें मुख्य वाक्य कौन सा होगा? जो परिश्रम करेगा वो, या हाँ, क्या चीज? एक वाक्य मुख्य है, दूसरा वाक्य जो है वो आश्रित है, उस पर निर्भर कर रहा है। ये मैं पूछ रही हूँ कि जो परिश्रम करेगा एक पहला वाक्य है, उसके बाद कॉमा, वह सफलता अवश्य पाएगा। तो अब मैं इसमें ये पूछ रही हूँ कि इसमें मुख्य वाक्य कौन है और आश्रित वाक्य कौन है, ये पूछ रही हूँ। प्रश्न मेरा ये है, इन दोनों वाक्यों में मुख्य वाक्य कौन है? हाँ, जो परिश्रम करेगा ये हो गया आपका मुख्य वाक्य, और वह सफलता अवश्य पाएगा। किसकी आवाज आ रही है? बंद करो, माइक ऑफ करो। जो परिश्रम करेगा ये हो गया मुख्य वाक्य, और इस पर आश्रित वाक्य है, वह सफलता अवश्य पाएगा। यानी सफलता पाने के लिए आवश्यक क्या चीज है? बताइए। सफलता पाने के लिए क्या चीज आवश्यक है? परिश्रम करना। ठीक है, तो परिश्रम जो है, जो परिश्रम करेगा ये हो गया मुख्य वाक्य, और वह सफलता अवश्य पाएगा, यह हो गया इस पर आश्रित वाक्य। बात समझ में आई? हाँ, इसमें मैं शब्द नहीं पूछा, मैंने वाक्य पूछा, क्योंकि परिभाषा क्या दिया है? जिन अव्यय शब्दों द्वारा एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, वे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। व्याधिकरण मतलब हो गया विलोम, यानी जो परिश्रम करेगा वह सफलता पाएगा। एक शर्त रख दिया गया कि वही व्यक्ति सफल होगा जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा। ठीक है, चलिए अब चौथा लिखिए, नंबर 4, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि, व ह्रस्वीकार, आधा दंत स, म, य आकार, द ह्रस्वीकार, बौकार बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, चलिए लिखिए। वे शब्द जो हर्ष, वे शब्द जो हर्ष, कॉमा देकर शोक, घृणा, प्रशंसा। वे शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, कॉमा, विस्मय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, कॉमा, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, ह मूर्धन्य श पर रेफ होगा, हर्ष, शोक तालव्य श उकार शोक, घृणा, प्रशंसा प्र तालव्य श अनुस्वार दंत स आकार प्रशंसा, विस्मय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, कॉमा, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे, जैसे हाय,
है लिखकर विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है देने, सबको पता है कैसे होता है। इसका दो नाम है, पूर्ण विराम देकर उसके नीचे अनुस्वार बिंदी, उसको इस चिन्ह को कहते हैं विस्मयादिबोधक। और इस चिन्ह का दूसरा क्या नाम है, कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से आंसर करो। इस चिन्ह का दो नाम है, एक तो विस्मयादिबोधक और दूसरा नहीं, संबोधन। संबोधन कहते हैं ना, हे राम। तो हे राम लिखकर हम लोग वहां करते हैं ना, बगल में लाइन खींचकर उसके नीचे बिंदी, जिसको विस्मयादिबोधक कहते हैं। तो मन के जब भाव रहेंगे, जैसे शोक, घृणा, क्रोध, नफरत, ये सब अगर भाव के साथ इस चिन्ह का चिन्ह रहेगा तो उस चिन्ह का नाम वहां हो जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन जब यही चिन्ह किसी को बुलाने के लिए रहेगा, हे राम, हे भगवान, तब उसका चिन्ह का नाम वहां हो जाएगा संबोधन। संबोधन का मतलब होता है बुलाना। जैसे हम लोग भगवान को याद करते हुए कहते हैं हे भगवान, और उसके बाद ये चिन्ह रहेगा तो इस चिन्ह का नाम उस समय होगा संबोधन चिन्ह। लेकिन जब भी ये चिन्ह मन के भावों के साथ रहेंगे तब इस चिन्ह का नाम रहेगा विस्मयादिबोधक। समझ में आया बच्चों? बताइए। हाँ, तो इस तरह से ये विस्मय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, कौमा, वे विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। वे विस्मयादिबोधक, इसको भी लिखेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, वे विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। जैसे हाय, हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुमने यह क्या किया, पूर्ण विराम। हाय विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुमने यह क्या किया। हाय के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें विस्मयादिबोधक शब्द यही है, हाय तुमने यह क्या किया। समझ में आ गया बच्चों सबको? अब ये जितना भी जो मैंने लिखवाया है ये सब आप पढ़ेंगे घर में, याद करेंगे, समझेंगे। जहाँ नहीं आएगा फिर मुझसे पूछेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग आपका सिलेबस का है जो मैं पढ़ा दे रही हूं, अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण। चलिए लिखिए, अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। ये वाक्य के वर्गीकरण के आधार में बता रही हूं बच्चों। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। सभी भेदों के नाम लिखते जाएं बच्चे। पहला, सब लोग सुन रहे हो? मेरी आवाज पहुंच रही है? यस, लिखिए, अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। पहला, विधिवाचक। विधिवाचक, व ह्रस्वीकार, ध ह्रस्वीकार, वाचक, विधिवाचक। फिर बच्चों मैं पूछूंगी प्रश्न, विधि का अर्थ क्या होता है, बताइए। अच्छा, चलिए, विधि यानी फिर यहाँ भी तरीका होता है जिससे किसी बात का बोध हो। विधि, विधिवाचक। दूसरा, निषेधवाचक। दूसरा वाक्य निषेधवाचक, न ह्रस्वीकार। विधिवाचक, व ह्रस्वीकार, ध ह्रस्वीकार, व कर वाचक, विधिवाचक। दूसरा, निषेधवाचक, न ह्रस्वीकार, मूर्धन्य श एकार, ध वाचक, निषेधवाचक। निषेध मतलब मना करना, किसी चीज की मनाही। तीसरा, आज्ञावाचक, यानी किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए आदेश देना, जिसको कहते हैं आज्ञावाचक। तीसरा, आज्ञावाचक। चौथा, प्रश्नवाचक। चौथा, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध हो। ठीक है। पांचवा, विस्मयवाचक। विस्मयवाचक यानी जिन शब्दों से, जिस वाक्य से आपको किसी मन के भाव का पता चले। तो मन के भाव में बच्चों बहुत कुछ होते हैं, क्रोध, नफरत, गुस्सा, सुख, दुख, हर्ष, शोक।
घृणा, ये सारे भाव मन के हैं। तो इस तरह के भावों के लिए जो वाक्य समझ में आते हैं उनको कहते हैं विस्मयवाचक। छठा 6 नंबर संदेहवाचक। दंत सा अनुस्वार द का दे हा संदेहवाचक, यानी ऐसे वाक्य जहां किसी बात का संदेह प्रकट हो। ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर इच्छावाचक। इच्छावाचक यानी ऐसा वाक्य जहां पर किसी भी प्रकार की इच्छा का व्यक्त किया गया हो, किसी शुभकामना के बारे में या कोई अच्छी कामना, अच्छी इच्छा। तो इस तरह के वाक्यों को कहते हैं इच्छावाचक। और 8वां संकेतवाचक। 8वां हो गया संकेतवाचक, यानी जहां एक वाक्य जो है वो हमेशा दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है। ठीक है। ऐसे 8वें वाक्य को कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब मैं आप लोग को लिखवा रही हूं पहला जो है विधिवाचक वाक्य। तुम लोग इंग्लिश में जरूर पढ़े होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस विधिवाचक, निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक इंपेरेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विस्मयवाचक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पढ़े हो ये सब? नहीं पढ़े हो? पढ़ाया गया है वही चीज। हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा का फर्क नहीं है बच्चों। चलिए तो पहला लिखिए विधिवाचक वाक्य। पहला विधिवाचक वाक्य। आपका दिन मंगलमय हो बेटा, ये जो पूछ रहे हो ये इच्छावाचक होगा, यानी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हम शुभकामना दे रहे हैं कि आपका दिन मंगलमय हो। ये जो है ये इच्छावाचक वाक्य है। चलिए पहला लिखिए विधिवाचक वाक्य। डैश जिससे किसी बात के होने का बोध हो। जिससे किसी बात के होने का बोध हो। कोई भी बात जैसे हो रहा है या हो गई है, कोई भी काम हो गया है या हो रही है, तो इसका बोध हो, इस तरह के वाक्यों को कहते हैं विधिवाचक वाक्य। जिससे किसी बात के होने का बोध हो। पूर्ण विराम जैसे। जैसे अब इसमें 3 तरह के वाक्य हैं, तीनों वाक्य में लिखिए आप। पहला वाक्य है लिखिए सरल वाक्य। पहला वाक्य में जैसे विधिवाचक के अंतर्गत 3 तरह के वाक्य मैं लिखा रही हूं, जिससे समझ में आपको आसानी से आएगा। सरल वाक्य। सरल वाक्य लिखकर डैश दें, हम खा चुके। ये सरल वाक्य है, एकदम सिंपल सेंटेंस जिसको कहते हैं हम खा चुके। पूर्ण विराम। ठीक उसके नीचे लिखिए मिश्र वाक्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स सेंटेंसेस। मिश्र वाक्य। डैश डैश देकर लिखिए मैं खाना खा चुका, कौमा तब वह आया। पूर्ण विराम। मिश्र वाक्य मैं खाना खा चुका, कौमा तब वह आया। पूर्ण विराम। यह मिश्र वाक्य हो गया, यानी 2 वाक्यों को मिला दिया गया है। तीसरा वाक्य होगा इसमें संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी जिसको जोड़ दिया गया है, ज्वाइंट संयुक्त वाक्य। इसमें 3 तरह के वाक्य हो गए। पहला सरल वाक्य हो गया, दूसरा मिश्र वाक्य हो गया, तीसरा संयुक्त वाक्य हो गया। डैश देकर लिखिए मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। इसमें 2 वाक्यों को जोड़ दिया गया है। पहला वाक्य है मैंने खाना खाया और दूसरा वाक्य है मेरी भूख मिट गई। इसको जोड़ा गया किस चीज से? और से। तो इसलिए ये बन गया संयुक्त वाक्य। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। ठीक है, समझ में आया बच्चों सबको? हेलो, जल्दी से आंसर करो, समझ में आया? तो ये विधिवाचक के अंतर्गत हो गया। दूसरा लिखिए निषेधवाचक वाक्य, यानी नेगेटिव सेंटेंस, जहां मनाही, किसी वाक्य से मनाही का बोध हो, नहीं करने का बोध हो। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य। डैश जिससे किसी बात के न होने का बोध हो। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो। पूर्ण विराम। यानी ऐसे वाक्य जिससे किसी भी बात के न होने का बोध हो।
या किसी भी काम के न होने का बोध हो, वहां नेगेटिव सेंटेंसेस रहते हैं। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, पूर्ण विराम। जैसे अब इसमें सरल वाक्य में फिर लिखिए, सरल वाक्य लिखकर डैश दीजिए, सरल वाक्य को समझिए, क्योंकि क्लास 10th में जब आप लोग जाएंगे तो ये सारे सेंटेंस वाक्य बनाने के लिए रहेंगे सिलेबस में। आ रही बात समझ में? वाक्य परिवर्तन आपके सिलेबस में है क्लास 10th में, तो अभी से इसको जान लीजिए। सरल वाक्य डैश, हमने खाना नहीं खाया। इसमें नकारात्मक शब्द है नहीं, है ना, हमने खाना नहीं खाया, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। उसके बाद ठीक उसके नीचे लिखिए मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य लिखकर डैश दीजिए। मैंने खाना नहीं खाया, मिश्र वाक्य लिखकर डैश, मैंने खाना नहीं खाया, कौमा, इसलिए मैंने फल नहीं खाया, पूर्ण विराम। यानी इसमें दो काम एक साथ नहीं हुआ कि मैंने खाना भी नहीं खाया और जब खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल भी नहीं खाया, तो ये वाक्य को मिला दिया गया है। मैंने खाना नहीं खाया, कौमा, इसलिए मैंने फल नहीं खाया। इसमें मिलाने वाला शब्द कौन सा है? इसलिए। यानी ये मिश्र वाक्य बनाया गया कैसे? इसलिए लगाकर, मैंने खाना नहीं खाया, कौमा, इसलिए मैंने फल नहीं खाया, पूर्ण विराम। तीसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य। मैंने भोजन नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? और। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। सभी बच्चे लिख लिए? बोलो जल्दी, लिखना हुआ सबका? हाँ, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, पूर्ण विराम। तीसरा वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा वाक्य आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा वाक्य आज्ञावाचक वाक्य, इसके बारे में लिखिए डैश, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, पूर्ण विराम। जैसे यहाँ ऑर्डर, जिस तरह से जिस वाक्य में पता चले कि ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, किसी काम को करने की आज्ञा दी जा रही है, तो इस तरह के वाक्यों को कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो। जैसे तुम खाओ, कौमा, तुम पढ़ो, तुम खाओ, पूर्ण विराम, तुम पढ़ो। यानी खाने के लिए भी कहा जा रहा है और पढ़ने के लिए भी कहा जा रहा है। तुम खाओ, पूर्ण विराम, तुम पढ़ो। ये तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, पूर्ण विराम, जैसे तुम खाओ, तुम पढ़ो। चौथा प्रश्नवाचक वाक्य,